नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। अमेरिका और भारत के बीच पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। टैरिफ और फिर सीजफायर में मध्यस्थता के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच जहां रिश्तों में आई खटास कुछ कम होती दिखने लगी है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त और महान प्रधानमंत्री कहा और ट्रंप के इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की गहराई से सराहना करते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच एक सकारात्मक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। दरअसल टैरिफ को लेकर भारत से रिश्ते बिगाड़ने पर ट्रंप का चौतरफा विरोध हो रहा है। दुनिया में उनके इस कदम का विरोध तो हो ही रहा, यहां तक कि अमेरिका में भी उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत ने बिना कोई अग्रेसिव रुख अपनाए अपना दोस्ती का हाथ अपने कट्टर प्रतिद्वंदी रहे चीन की तरफ बढ़ा दिया। चीन भारत रूस की इस नई तिकड़ी ने अमेरिका की नींद उड़ा दी और शायद यही वजह है कि ट्रंप ना तो ये नई दोस्ती पचा पा रहे हैं और ना ही भारत की अनदेखी कर पा रहे हैं। ट्रंप का नया बयान इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। पहले जो प्रतिक्रियाएं आई आपको वो सुनवा देते हैं और फिर उसके बाद ट्रंप के इस बदलते रुख को आज एक बहुत शानदार एक्सपर्ट पैनल से समझने की कोशिश करेंगे और भारत की इस पर आगे स्ट्रैटेजी कितनी बैलेंस्ड होनी चाहिए समझेंगे ये भी। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आइए सवालों को आपके सामने उनका एक क्रक्स रख देती हूं, फिर उसके बाद चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। पहला सवाल आज यही रहेगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की आहट, अमेरिका में घबराहट, एससीओ में दिखा जलवा, ट्रंप पर दबाव बढ़ा, भारत का बड़ा बाजार, ट्रंप को बड़ा खोने का डर, यूएस की जरूरत, मोदी ट्रंप को याद आई दोस्ती, न्यू इंडिया कदम, टैरिफ मैन का यू टर्न। हमारे साथ सुरेश कुमार गोयल जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं, चर्चा का हिस्सा हैं। जितेंद्र ओझा जी हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव जी फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर अब से थोड़ी देर बाद मौजूद रहेंगे। रामकृपाल सिंह सर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर बाद निपुण आलमबायन साहब फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सुरेश गोयल साहब, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, और मैं डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को व्यक्तिगत ज्यादा समझूं या फिर मैं कहीं ना कहीं इसे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के फेलियर या अनस्टेबल फॉरेन पॉलिसी की तरह देखूं। अभी तक उनके बयान भारत की चीन और रूस के साथ बढ़ती नजदीकियां, क्या ये दबाव क्रिएट कर गया है डोनाल्ड ट्रंप पर कि अब उन्हें अखरने लगा है कि ये दोस्ती शायद पसंद नहीं आएगी और भारत के तौर पर एक अच्छा पार्टनर कहीं हम खो न दें? प्रेसिडेंट ट्रंप दिन में 4 बार ट्वीट करते हैं, 5 बार रिवर्स ट्वीट करते हैं और उनकी जो जितनी फॉरेन पॉलिसी है, मुझे लगता है कि सारी पॉलिसी ही ट्वीट्स के बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करते हैं। तो मैं पहली बात तो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट्स है, मैं उनको इसको इतना ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ। बार बार बदलते हैं, बार बार कहते हैं। मैं महत्व दूंगा कि जो भारत का जो रवैया रहा है उसको देखते हुए, अगर भारत के रवैये में कुछ बदलाव आया है उसको देखते हुए अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में कुछ बदलाव आता है या नहीं आता है। अगर मैं उसको देखते हुए इसकी बात करूं तो मैं ये कहूँ ठीक है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो लफ्ज है उसमें थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है कि कल फिर उन्हीं लफ्जों के ऊपर वापस आ जाए। जहां तक विदेश नीति की बात है, मैं अभी तक ये कह सकता हूं कि हमारे एससीओ की मीटिंग में थिएनचिन में चीन और रूस के ज्यादा नजदीकियां बढ़ने के बाद में अमेरिका को जरूर ये एक मैसेज पहुंच गया है कि हमारी विदेश नीति खाली यूएसए के ऊपर निर्भर नहीं करती है। हमारे पास और भी ऑप्शन है, हम उनसे भी बात करते हैं। जो पहले एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी है, उसको देखते हुए हम आत्मनिर्भर हैं और हमारी विदेश नीति इंडिपेंडेंट रहेगी। तो जब ये मैसेज जाने के बाद में जो प्रेसिडेंट ट्रंप का मैसेज ये है कि हाँ, इंडिया रशिया और चाइना के ज्यादा नजदीक हो गया है, तो ये उसका नतीजा है जो प्रेसिडेंट ट्रंप की नीतियां हैं। ठीक है, कहा है दोस्ती है, ठीक है, देखते हैं दोस्ती कहां तक चलती है।
लेकिन मैं एक आखिरी चीज ये कहना चाहूंगा कि उसके जवाब में जो हमारे मैसेज जा रहे हैं, बड़े कंट्रोल, बड़े सभ्य, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी उतार चढ़ाव के, एक जो अभी मैसेज गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, अगर आप पढ़ेंगे उसको ट्वीट को, तो क्लियर साफ जाहिर है कि हम अमेरिका से अपने जो संबंध है उनको काफी तरजीह देते हैं। साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि एक हमारी आत्मविश्वास और हमारी जो आत्मनिर्भरता है उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बस ठीक है। जितेंद्र ओझा सर, अमेरिका भारत के बीच ट्रेड विवाद किस तरीके से बढ़ा और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के आए लगातार बयान और फिर उनका यू टर्न, जिस बात का जिक्र अभी गोयल साहब कर रहे थे कि ऐसा लगता है सुबह उठते ही शायद ट्रंप ये सोचते होंगे कि आज मैं कौन सा नया ट्वीट कर दूं, आज मैं कौन सी नई बात उस ट्रुथ सोशल के जरिए या फिर ट्विटर के जरिए कर दूं। लेकिन जहां दोनों के बीच में व्यक्तिगत समीकरण दिखते हैं, मतलब दोस्ती की बात वो करते हैं, तो प्रधानमंत्री बहुत सधे अंदाज में कहते हैं कि हमारे रिश्तों का सकारात्मक मूल्यांकन जो आपने किया, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं। क्या वाकई में जियोपॉलिटिक्स में इस तरीके के व्यक्तिगत संबंध उतने मायने रखते हैं या फिर संस्थागत रिश्ते कैसे हैं? और दोनों ही देश अपनी अपनी संप्रभुता, अपने अपने हितों का ध्यान रखकर आगे बढ़े, वो ज्यादा मैटर करेगा और ट्रंप के इस बयान से क्या कुछ बदलेगा? देखिए, संस्थागत रिश्ते तो बहुत महत्वपूर्ण है, वही होने चाहिए। लेकिन जहां तक ट्रंप का सवाल है, वो हर एक मामले में, हर एक क्षेत्र में सारी संस्थाओं को डिमोलिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो उनकी बातचीत है उसमें परिपक्वता है या इनकंसिस्टेंसी है, जो भी कहें, और हम लोगों को सदैव रूप से ही रहना चाहिए जब तक ये टैरिफ पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है। देखा जाए तो पूरे पिछली शताब्दी में मैं गोयल साहब के विचारों से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, बड़े परिपक्व और वरिष्ठ ये रहे हैं, राजनीतिक रहे हैं, कि पिछली शताब्दी में अमेरिका जो है हर तरीके से होस्टाइल रहा। पूरे कोल्ड वॉर के इरा में डेमोक्रेसी होने के बावजूद होस्टाइल रहा। लेकिन इस शताब्दी की शुरुआत से एक बाई पार्टीजन अप्रोच अमेरिका में आया, अक्रॉस पार्टीज। उसके अलावा क्रॉस पार्टीज ही नहीं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा तबका मानता था कि भारत के साथ मजबूत रिश्ता रहना जरूरी है उनके लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। जो भी आप कहें, हमारी तरफ से जो भी कमी रही कि हम उतने बड़े पावर नहीं हो पाए, चाइना के बराबर नहीं हो पाए, बहुत सारे हमारी अपनी इंटरनल इश्यूज हैं, तो वो एक रहा। तो उसको पूरी तरीके से दरकिनार करके ट्रंप साहब ने जो है हमारे ऊपर अग्रेशन शुरू किया। और मेरी बात जब भी अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोगों से होती थी तो उनका मानना था, आज से 5 साल, 7 साल, 4 साल पहले तक मैं कह सकता हूं, कि भारत का रिश्ता जो है रूस के साथ कुछ अलग है और अमेरिका को उससे कुछ हद तक नजरअंदाज करना पड़ेगा, उन्हें समय देना पड़ेगा। और भारत के प्रजातंत्र से संभव है रूस ज्यादा जो है वो ओपन हो जाए, लिबरल हो जाए, तो वहां के एक तबके का मानना है। एक बात पूर्णिमा जी हमेशा याद रखिए कि अमेरिका के रिश्ते की जहां तक सवाल है, अमेरिका की पूरी पॉलिसी का सवाल है, मैं उसे बिटवीन द लाइंस में पर्दे के पीछे भी असेस करने की कोशिश करता हूं। और होता क्या है कि वो हमेशा 4 आवाज में बात करता है। एक तो उनके कॉर्पोरेट सेक्टर का क्या अप्रोच है, दूसरा उनके नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का क्या अप्रोच है, तीसरा उनके लिए लिबरल लॉबीज वगैरह है, एनजीओ वगैरह है, या ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स क्या है, इनका क्या अप्रोच है। सारे कॉम्बिनेशन जो है मिलकर काम करते हैं। ट्रंप साहब के इसमें हो ये रहा है कि कुछ एक लिमिटेड कॉर्पोरेट सेक्टर, पूरे नहीं, वो जो है उनके ऊपर काफी हावी हो चुके हैं, जो उनके आसपास है। और यही वजह है कि वो तमाम जगह पे वो अपनी पूरी संस्थाओं को नजरअंदाज करके अपनी मर्जी से कुछ किए जा रहे हैं। देखिए, अमेरिका के पास लिबर्टी है, अमेरिका इसको अफोर्ड कर सकता है। हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन है, हमारे पास वो लिबर्टी नहीं है, इसीलिए हमारा अप्रोच जो है बड़ा सदा हुआ है। और जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की गई, निश्चित रूप से हम किसी कैंप में कभी नहीं रहे, किसी कैंप में कभी नहीं जाएंगे, जो भी कंसिडरेशन क्यों ना हो। जो एक उचित बात होती है, भारत उसी के साथ लगा हुआ है। और मैं समझता हूं कि विदेश नीति में जो पूरे विदेश नीति को निर्धारित करने वाले लोग 1950 से रहे हैं, उन्होंने मिलकर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ एक पोजीशन जो बनाया है, जो पॉलिटिकल लेवल पे चेंज होने के बावजूद उसमें कंसिस्टेंसी बनी रही है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और बिल्कुल हमें घबराहट में ये नहीं आना चाहिए। सेंसेशनलिज्म क्या कोई जगह नहीं होता है जियोपॉलिटिक्स में। हमेशा जो है काम माइंड से जो चीजें की जाए उसी का होता है। ट्रंप साहब की सेंसेशनलिज्म अमेरिका के बर्दाश्त कर सकता है, हमारे पास शायद उतना स्पेस नहीं है, हमारे पास वो लिबर्टी नहीं है। ठीक है, निपुण आलम भाई साहब, रिश्ते रीसेट करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है। रिश्ते रीसेट करने की बात क्या भारत की ग्लोबल एक्सेप्टेंस को देखते हुए ट्रंप को करनी पड़ी? क्योंकि एक बबल फूटा जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज को, जहां पर अमेरिका को यह लगता था कि जो हम कहेंगे उसे सुना जाएगा और उसे माना जाएगा। लेकिन भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी और भारत ने अपनी बहुत एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ये क्लियर कर दिया कि हम अपने राष्ट्र हित को ऊपर रखेंगे, किसी प्रेशर पॉलिटिक्स के अंडर में नहीं आएंगे। एंड आई से कोट,
पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन की तरफ से कहा गया, द व्हाइट हाउस हैज सेट यूएस इंडिया रिलेशन बैक डेकेड्स, पुशिंग मोदी क्लोजर टू रशिया एंड चाइना, बीजिंग हैज कास्ट इटसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव। यानी जो बात वहां के लोगों को समझ में आती है वो डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आते आते क्या बहुत देर हो गई, और इसके बाद आपको लगता है कि रिश्ते रीसेट उस तरीके से हो पाना इतना इजी नजर आएगा? नहीं, देखिए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया, फिर उधर से हमारे पीएम मोदी का स्टेटमेंट आया, ये दिखता है कि हमने क्या किया, इस बात को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लिया। और देखिए, भारत का एक बहुत सिंपल सा सिद्धांत है जो हम पहले से देखते आए हैं कि अगर आपको विकास करना है तो विवादों से दूर रहना है। भारत की अभी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा है, भारत उस पर फोकस कर रहा है, किसी तरह का कोई ईगो नहीं। और देखिए, भारत की पूर्णिमा जी बहुत सिंपल सी पॉलिसी है, इसको लोग बोलते हैं मल्टी एंगेजमेंट पॉलिसी। हम किसी एक के साथ एंगेजमेंट नहीं बढ़ाते, हम सभी देशों के साथ एंगेजमेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, हमारे निवेश की रिक्वायरमेंट बहुत सारी है। अब रही बात जो आपने कहा अमेरिका को, देखिए, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की सोच ये थी, या वेस्ट की पूरी सोच ये रही है कि भारत और चीन के जो संबंध है वो इतने ज्यादा खराब संबंध है कि वो कोई बेटर नहीं हो पाएंगे। और गालवान की बात तो ये मान चुके थे कि ये संबंध दोबारा से आपके दुरुस्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप देखें 2025 में डोनाल्ड ट्रंप इधर होते थे और चीन और भारत के संबंध बेहतर होते हैं, तो कहीं ना कहीं वेस्ट को ये लग रहा था कि संबंध बेहतर होंगे। लेकिन एससीओ की तस्वीर ने तो एकदम क्लियर कर दिया कि भारत और चीन के संबंध बेहतर हो रहे हैं। इनको फिर ये महसूस होने लगा कि दबाव इतना बनाया गया कि रस्सी टूट सकती है। एक कहावत कहते हैं पूर्णिमा जी, इतनी मत खींचो कि टूट जाए, वो स्थिति आ चुकी थी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ये लगा कि ऐसी स्थिति ना हो कि चीन और रशिया हमारे सामने खड़े हो गए दोनों मिलकर। नहीं तो 90 से पहले आप याद कीजिए, चीन और अमेरिका दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जैसे अमेरिका ने चीन से दूरी बढ़ानी शुरू की तो उधर रशिया चीन और अधिकार अमेरिका को चैलेंज करने लगे। ये बात यहाँ पर थी। और दूसरा क्या था, भारत को नियंत्रण करना इसलिए जरूरी था डोनाल्ड ट्रंप को, जो भारत के लिए कर डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे, क्योंकि इंडिया इज ए ग्लोबल लीडर इन द साउथ नेशन, कि आपको साउथ ग्लोबल साउथ बोलते हैं, उसका भारत क्या पूर्ण लीडर है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की सोच ये थी कि अगर हम ग्लोबल साउथ को अपना प्रभाव में लाना है या अपने इन्फ्लुएंस बनाना है तो भारत को नियंत्रित करना शुरू होगा, करना जरूरी होगा। जैसे भारत कंट्रोल हो जाएगा ऑटोमेटिकली ग्लोबल साउथ कंट्रोल हो जाएगा। भारत ने यहाँ पर क्या दिखाया, भारत ने कहा हम अपने प्रिंसिपल्स पे चलेंगे, अपने मूल्यों पे चलेंगे। भारत ने अडिगता से उसका मुकाबला किया और इसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल साउथ के ऊपर है। जापान तक आप देखिए, जापान के साथ ट्रेड डील होने के बाद जापान के जो एनवॉय तो गए नहीं कि हम डील नहीं करेंगे, पूरे आगे बढ़ेंगे नहीं। वियतनाम विचार कर रहा है, कई देश ग्लोबल साउथ के ये विचार कर रहे हैं, कहीं डेवलप और कहीं आपके ग्लोबल साउथ के, कि जो हमारी अमेरिका के साथ डील हुई है वो सही हुई है या नहीं हुई है। तो ये भारत का प्रभाव है। और मैं ये कहूंगा कि यही है विश्व गुरु की अवधारणा। तो मैं मानता हूं कि भारत ने अडिगता से मुकाबला किया और इस मुकाबले का इम्पैक्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने सूत्र बदलने पड़े। और मैं आपको एससीओ की समिट के दौरान ही आपको देखने को मिलेगा, जब स्टेटमेंट आने शुरू हो गए थे कि भारत के साथ सितंबर में कुछ बड़ा होगा, चीजें बहुत बेटर हो जाएंगी। और हैं ऐसे बहुत सारे समझौते हैं, कोम का सा डील है, लेमोवा है, आपका बेसा है, बहुत सारे समझौते हैं भारत और अमेरिका के बीच में जो दोनों संबंधों को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि भारत अमेरिका की ओर से बड़ी पहल को इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये समय ईगो का नहीं है, ये समय भारत को अपने हितों को पूरा करने का है। अपने इंटरेस्ट चीन के साथ पूरे होंगे, चीन के साथ हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, नेशनल इंटरेस्ट जिससे सदेंगे उसके साथ खड़े होंगे। जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के बीच में बाधा बनेगा तो हम उससे दूरी बनाएंगे। मैसेज एकदम क्लियर है। ये पूर्णिमा जी, ठीक है सर। आने वाले समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते क्या आपको ज्यादा इक्वेशन ऑफ नीड के लगते हैं या फिर इक्वेशन ऑफ फ्रेंडशिप के लगते हैं? क्योंकि ट्रंप बहुत अनप्रेडिक्टेबल मैन हो चुके हैं एट द मोमेंट, कम से कम। बिल्कुल पूर्णिमा जी, जो एक बात आपने पूछा कि ये चॉइस है या कंपल्सन, तो मैं एक बात बता दूं, ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। सच्चाई जो होती है वो वस्तु की होती है, घटना की होती है। धरती अगर गोल है तो यह धरती की सच्चाई है, गैलीलियो की हो या कोपरनिकस की सच्चाई ऐसा नहीं है। अगर गैलीलियो नहीं भी बताता, हो सकता है 1000 साल बाद पता चलता, लेकिन ये सच्चाई धरती की थी। तो मेरा ये कहना है कि
ये जो आज का संकट है, इतनी आसानी से ट्वीट करने से न वो ख़त्म होने वाला है। हाँ, जरूर इतना है कि ट्रंप ने जल्दीबाजी में जो चीज़ें की, वो 500 साल का जो एक हैंगओवर है, जो यूरोप सेकेंड वर्ल्ड वार तक यूरोप के पास था और उसके बाद अमेरिका को ट्रांसफ़र हो गया। अब लगने लगा अमेरिका को कि ज़मीनी सच्चाई बिल्कुल बदल रही है। ये दुनिया तो बिल्कुल ऐसे ही बदल रही है कि जैसे जिनको हम समझते थे सताए हुए, आज वो बड़े 6.5% से ग्रोथ कर रहे हैं। और उन्हीं के अपने संगठन, उन्हीं के अपने ऑर्गेनाइजेशन, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, फलाना हो, अमेरिकी इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अगर इस गति से बढ़ा तो ये बहुत जल्दी बहुत बड़ी महाशक्ति बनने वाला है। सिर्फ भारत ही नहीं, बाकी दूसरे भी, पूरी ब्रिक्स कंट्रीज। तो मैं केवल एक चीज कह रहा हूं कि ट्रंप ने, होता क्या है कि अहंकार से बाहर आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो पानी गर्म हो रहा था, दुर्भाग्य से वो ट्रंप के जमाने में भाप बन रहा है। तो क्वांटिटेटिव चेंज क्वालिटेटिव चेंज में बदल रहा है। दुर्भाग्य से वहां ट्रंप बैठे हैं। अब 6.5% बढ़ती हुई इंडिया की ग्रोथ और जिस तरह से आप ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो सब सारी चीजों ने मिला के उस विश्व को, यानी यूरोप और अमेरिका को, आप देखिए यूरोप और अमेरिका, और अगर आप अमेरिकी लॉबी के देशों को भी जोड़ लें, यानी जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो 14% की आबादी है दुनिया की। ये 14% की आबादी अगर ये सोचे कि 500 सालों तक हमने डिक्टेट किया है इस दुनिया को, तो लोगों को अब लग रहा है कि नहीं, वो चीज़ में बदलाव आ रहा है। तो ये जो ट्रंप का था, ये जो भी उठपटांग, अब उनके बाद चूंकि देखिए चीज़ें सामने आई, कई लोग SCO की बात करते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, मोदी और जिनपिंग इसके पहले भी मिले थे। जब मोदी जी आए थे गुजरात के नर्मदा के तट पर जिस तरह से झूला झूलाया था, तब तो ऐसा रिएक्शन नहीं आया था। और पुतिन मोदी की दोस्ती हमेशा से रही है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, एक बहाना है कि तीनों को देख के घबरा गए, घबरा नहीं गए। अमेरिका इस सच्चाई के करीब, वहाँ के तमाम, जेफरी सेस वहाँ के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, क्या लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा आप। तो मेरा ये कहना है कि जो नया परिवर्तन हो रहा है उसको स्वीकार करते हुए जितनी गुंजाइश होती है उतनी दोस्ती अभी भी हम रख सकते हैं। और मोदी जी ने जो ट्रंप ने जिस तरह से थोड़ा बहुत पोलाइट किया है, इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, मोदी एक बड़े, मोदी का मतलब हिंदुस्तान की बात, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। उन्होंने माना कि भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और हमारे उसके दो लार्जेस्ट, एक एंशिएंट डेमोक्रेसी, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इन दो डेमोक्रेसी के बीच में अगर क्लैश होगा तो फिर कौन उसकी जगह लेगा, आप खुद समझ सकते हैं। फिर तो रसिया, नॉर्थ कोरिया और जो चाइना, भारत ही एक ऐसा देश है जो भारत SCO में शामिल हुआ लेकिन विक्ट्री परेड में नहीं शामिल हुआ। उसने साफ कह दिया कि ये जापान के खिलाफ हो रहा है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो एक भारत का एसर्ट, भारत सिर्फ वही नहीं कि ट्रंप के सामने एसर्ट किया, भारत चाइना के सामने भी एसर्ट किया। जो मल्टी अलाइंड वाली बात भी उन्होंने कही कि हम तो किसी एक पर डिपेंडेंट नहीं है। बस एक लाइन कह के खत्म करूंगा। तो मैं केवल इतना ही कहता हूं कि एक चीज ट्रंप या अमेरिका को याद रखनी चाहिए कि रहीम जी लिख रहे थे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जुड़ने पर भी गांठ पड़ जाती है। तो गांठ तो देखिए पड़ गई है, लेकिन आगे इसे निभाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, गांठ भले पड़ी। बिल्कुल, और एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर तो रहा ही है अमेरिका, और जाहिर है कि उस बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। जी। और दूसरा एक जो भारत ने ये जो अभी हाल का अपना डिप्लोमेटिक जो स्टेप्स लिए, मनूवर्स लिए, उससे भारत ने एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से पूरे विश्व को और विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बता दी है कि भारत अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को इंटैक्ट रखेगा और उसके साथ भारत कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकता। और जाहिर है कि स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी से आशय बहुत स्पष्ट है कि भारत जो भी अपने निर्णय लेता है वो अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए, और जाहिर है कि ये नया भारत
वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखता है। और वैश्विक मामलों पे आज का ये जो नया भारत है, आप देखिए पूर्णिमा जी, तो कितने प्रोएक्टिव तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, चाहे वो रशिया यूक्रेन के युद्ध को शांत कराने की बात हो, आतंकवाद की चुनौती को डील करने की बात हो, वातावरण परिवर्तन का संकट हो, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने के विषय हो, सभी जगह भारत एक लीडरशिप का जो रोल है वो प्ले कर रहा है। और एक बात मैं अवश्य ऑब्जर्व करता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के ये जो हाल का एपिसोड हुआ है, उससे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के विरुद्ध जो टारगेट करने का जो उनका स्टेप्स था और उनके सलाहकारों के जो बयान थे, उसने भारत को पूरे विश्व की राजनीति के केंद्र में ला करके रख दिया। एक सलाहकार ने तो कह दिया कि ये जो रशिया यूक्रेन का युद्ध है ये मोदी का युद्ध है। इस तरीके की बातें करके जाहिर है कि भारत की अब चर्चा पूरे विश्व की राजनीति के केंद्र में होने लगी है। तो इसके अगर कुछ आप कंस्ट्रक्टिव आउटकम्स अगर कुछ तलाशने की कोशिश करें तो मैं अवश्य देखता हूँ कि भारत की जो भूमिका है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुकी है। और मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से ये असेसमेंट मेरा है कि आगे आने वाले समय में जब कभी भी रशिया यूक्रेन का युद्ध समाप्त होगा तो उसमें निसंदेह भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और उसका जिक्र तो सर पुतिन की तरफ से कर ही दिया गया। वो मुलाकात करके आए ट्रंप से और आकर उन्होंने बयान दिया भारत के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, कि उनकी भूमिका इस संघर्ष के बीच में बहुत सकारात्मक। पूर्णिमा जी, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि यदि भविष्य में कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नोबेल शांति पुरस्कार की आजकल बड़ी चर्चा चल रही है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही मिल जाए। इस तरीके की भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, गोयल साहब आपके पास आते, फिर ओझा साहब फौरन आपके पास आती हूँ। गोयल साहब, और क्योंकि मैंने इससे पहले भी जॉन बोल्टन को कोट किया और मैं फिर से उनको कोट करते हुए, जब उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्तिगत मित्रता थे दोनों के बीच में वो अब समाप्त हो चुकी है, ये उनका शब्द है, तो फिर ये व्यक्तिगत मित्रता को लाकर वापस से क्या रीबिल्ड या किस सोच के साथ ट्रंप बढ़ना चाहते हैं? व्हाट आई मीन टू अंडरस्टैंड इज, क्योंकि इससे पहले तो ट्रंप ने नहीं सोचा, ट्रंप ने सारे बयान, इतने सारे उथल पुथल करने वाले बयान दिए, रिश्तों को खराब करने वाले बयान दिए, ये जानते हुए भारत कितनी तेजी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था है, भारत का ग्लोबल एक्सेप्टेंस कितना ज्यादा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्लोबल एक्सेप्टेंस क्या है, साउथ एशिया में भारत की आवाज कितनी ज्यादा मजबूत है, रशिया के साथ भारत के संबंध किस तरह। डोनाल्ड ट्रंप ने तब तो नहीं सोचा, अब उनको क्यों सोचना पड़ रहा है? लेकिन पूर्णिमा जी, मेरे को थोड़ी सी हंसी इसलिए आ रही है कि आप बहुत चतुर एंकर हैं। आप एक आधे घंटे के बुलेटिन में फॉरेन पॉलिसी की सारी बारीकियों के बारे में डिस्कस करना चाहती हैं, जिनको समझते समझते हमको 40 साल लग जाते हैं। तो बहरहाल मैं कोशिश करता हूं कि आपके सवाल का मैं जवाब दे पाऊं। देखिए, ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप फॉरेन पॉलिसी के मामले में मजबूत नहीं है, काफी कमजोर है, उनकी समझ बहुत कमजोर है। मैं देखता हूं बड़ा फिकल माइंडेड इंसान है वो। तो जब ये राष्ट्रपति बने, शायद उनकी समझ में ये आया कि जैसा इस टाइप की सिचुएशन है, वो चीन को, भारत को, पूरे विश्व को अपने दबाव में ला करके कंट्रोल कर पाएंगे और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वो टैरिफ के माध्यम से एक जियोपॉलिटिकल विक्ट्री अपने नाम पर कर पाएंगे वही। लेकिन जैसे ही उन्होंने शुरू किया और जो रिएक्शन आने शुरू हुए, उनको ये समझ में आ गया अच्छी तरह से कि खाली टैरिफ से ये बातें बनने वाली नहीं है। और फिर उन्होंने दबाव डालना शुरू किया ब्रिक्स के ऊपर, ब्राजील के ऊपर, भारत के ऊपर। चीन के ऊपर दबाव नहीं डाल पाए क्योंकि चीन से उनको क्रिटिकल मिनरल चाहिए थे ये। तो उन्होंने सोचा ये कि कहीं सेलेक्टिव दबाव डालने से फिर भी कंट्रोल कर पाएंगे। उनको ये अंदाजा नहीं था कि अगर उन्होंने भारत के ऊपर इतना दबाव डाला, और जाहिर सी बात है कि उन्होंने सोचा ये कि इकोनॉमिकली जो एसिमेट्री है भारत की चीन के साथ और यूएसए के साथ में, ठीक है हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन गैप काफी ज्यादा है अभी भी। उन्होंने सोचा ये कि दबाव डालने के बाद में भारत कमजोर पड़ जाएगा और वो भारत के माध्यम से अपना एक जो हक जमाना चाहते हैं जता पाएंगे ग्लोबल साउथ के ऊपर। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि भारत चीन और रशिया के इतना नजदीक आ जाएगा। और ये उनका जो ट्वीट आया उससे जाहिर हो गया कि जब ये दोस्ती बढ़ी या हम तकरीबन उनके साथ में आए, इतना नजदीक आए, तो वो थोड़ा घबरा गए उससे ही। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो सिचुएशन पलट गई है उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, और इसीलिए भारत से दोस्ती वो दोबारा दिखाना चाहते हैं ये। लेकिन इतना मैं समझता हूँ, अच्छी तरह सब जानते हैं
कि जहां उनको लगा कि भारत की जरूरत नहीं है, चीन की जरूरत नहीं है, और फिर वो अपने रास्ते से पलट जाएंगे। बिल्कुल। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए आज मैं कहीं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें सारी सिचुएशन को बड़े अच्छे ढंग से कंडेंस किया गया था और ये कहा गया था, वी नीड टू स्टैंड अप टू द यूएसए बट वी डोंट नीड टू स्टैंड विद चाइना। मतलब कि हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी ऐसी रखनी होगी कि हमारे साथ में चीन रहे, लेकिन हम बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि क्या तो उधर हो जाए या इधर हो जाए। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमारी टीम भी काफी अच्छी है, मैं समझता हूँ कि हम कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक मंशा है सर, मुझे लगता है ओझा सर कि उस मंशा को भारत ने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा से एक डोमिनेंस नेचर में रही हैं और खास तौर से यूएस भी रहा है। क्या आपको लगता है कि भारत की अप्रोच ने डोनाल्ड ट्रंप को ये बहुत क्लियर कर दिया कि इफ यू वांट टू कीप अस विद यू, ट्रीट अस एज इक्वल पार्टनर्स? ये छोटे भाई वाली बात नहीं चलेगी, प्रेशर नहीं चलेगा, बराबरी पर बात करनी है तो बराबरी पर बात करते हैं, क्योंकि अगर भारत को अमेरिका की जरूरत है तो अमेरिका को भी याद रखना होगा कि उसे भी भारत की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत आपने सही कहा। लेकिन जो आपकी कह रही हैं, अमेरिका में भी बहुत सारे तबके ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अमेरिका को पेट्रन बन के वो दुनिया को अब नहीं डील कर सकता, उसे पार्टनर बनने की जरूरत है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ये बात कही गई है। लेकिन देखिए, ये चीजें इवॉल्व कर रही है। एक बात जो आप कह रही हैं, मैं समझता हूं कि वैसे भी जियोपॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में कोई दोस्ती नहीं होती, इमोशन के लिए कोई जगह नहीं होती है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। लेकिन जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, वो के व्यक्तिगत जीवन में भी कोई दोस्ती नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। जो उनका कल तक दोस्त था उसे कभी भी फायर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो तो उनके बारे में कहा जा सकता है। तो उनको उसी हिसाब से जो है हमें देखना पड़ेगा। 2-3-4 दिन पहले मेरा इंटरव्यू है किसी चैनल पे कहीं पे मैं कर रहा था, और मैंने कहा देखिए, जो भी कोई भी स्टेट्समैन कह रहा है तो दूसरे देश के जो एनालिस्ट हैं, चाहे वो डिप्लोमेसी के एनालिस्ट हो या इंटेलिजेंस के या सिक्योरिटी के एनालिस्ट हो, उनके चेहरे की एक एक बारीकियों को वो सब पढ़ते हैं। जब एआई नहीं आई थी तभी उनके दिमाग में घुस के कि उनके ब्रेन में क्या चल रहा है वो भी उसको निकाल लेते हैं। आपको किसी सूचना की जरूरत नहीं होती है। और उसके बाद जो टैक्टफुल लोग हैं उसको मैनिपुलेट करें या जो भी कहें, प्रेशर करें, इन्फ्लुएंस करें तो करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत ज्यादा बड़बोलेपन की वजह से उन्होंने अपने आप को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। और भारत की बात नहीं है। देखिए, अमेरिका एक डेमोक्रेसी है और उसकी अपनी खासियत है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस है। आज बहुत सारे लोग चीन में जाके माइग्रेट करना नहीं चाहते हैं, जाते तो माइग्रेट अमेरिका में ही करते हैं। अमेरिका में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खराब चीजें भी हैं और बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। और भारत को जब हम एक मॉरल अथॉरिटी की बात करते हैं तो भारत की मॉरल अथॉरिटी, मैं नहीं कहता हूं कि परफेक्ट है, हमारे पास भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन भारत की एक मॉरल अथॉरिटी है। जो एक्सेप्टेबिलिटी की बात आपने की वो भारत की है एक देश के रूप में। तो इन तमाम चीजों को देखने के बाद मुझे लगता है, मेरी असेसमेंट ये है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये बात आई होगी कि नहीं, एक हद तक नहीं जाए। इस तरीके से जाने से होगा क्या कि चीन जो है उसके इंस्टीट्यूशंस, उसके सिस्टम बहुत मजबूत है। अगर कोई आज की तारीख में पूछे कि स्टेट क्राफ्ट के जो बहुत रूथलेस एंड गेट फाइनेंस प्रिंसिपल कहां से फॉलो हो रही है, वो अमेरिका में नहीं है, वो चीन में है। कि जिस तरीके से उसने अपनी इकोनॉमी को फ्यूज किया है मिलिट्री के साथ, इंटेलिजेंटाइजेशन उनके पे यहाँ पे दिक्कत है। इंटेलिजेंटाइजेशन की बात करें, लीडरशिप की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को जैसे उन्होंने फ्यूज किया है, तो इन तमाम चीजों को किया और बहुत जबरदस्त इन्फोर्समेंट कैपेसिटी है। तो अमेरिका की डोमिनेशन को ही नहीं, एक पॉइंट के बाद उनकी सिक्योरिटी को भी खतरा होगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात आई है। और वो भारत हम बहुत बड़े नहीं है, लेकिन हम बहुत छोटे भी नहीं है। बिल्कुल, और कहीं वो लाइन ना क्रॉस कर जाए जहां से फिर वापस लौटना मुश्किल हो जाए, वो कम से कम नहीं करना चाहिए, फेस सेविंग मुश्किल हो जाए। निपुल आनंद भाई साहब, दूसरी तरफ एक ये भी है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जब टेक सीईओज को बुलाया, उनके घर पे डिनर का आयोजन हुआ। हालांकि वो एक अलग बात है कि उन्होंने एलॉन मस्क को बाहर रख दिया, लेकिन आते ही उन्होंने सीधे सीधे प्योर बिजनेसमैन की तरह बात की कि भाई लिफाफा कितने का लाए हो, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट करोगे अमेरिका में ये बताओ। उसके बाद सबने बताया कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट के साथ एक पासा फेंका है कि चल जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों का मार्केट, डोनाल्ड ट्रंप उससे कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन में भी नहीं है। नुकसान होगा तो उनको भी बड़ा होगा, और खास तौर से भारत जिस तरीके की अफर्म स्टेज में है, भारत अपने फैसले खुद ले रहा है विदाउट एनी प्रेशर। देखिए, पूरे बिल्कुल सही आपने कहा। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की सोच यही थी कि हम रशिया से तेल खरीदवाना भारत का बंद कराए, क्योंकि ईरान से हमने पहले तेल खरीदना बंद कर दिया था अमेरिका के दबाव में।
और दूसरा क्या था कि रशिया से जब हम वेपन क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो भी बंद हो और वो भारत के हमसे हो। देखिए, अमेरिका के जब डोनाल्ड ट्रम्प ये कहते हैं कि मैं दोबारा से अमेरिका को ग्रेट बना दूंगा, तो उनकी एक सिंपल सी पॉलिसी थी कि दुनिया का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर आए। बहुत सारे देशों ने, जैसे जापान है, जापान को $552 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात डील हुई है कि 552 का आप इन्वेस्टमेंट करेंगे बिलियन का। हालांकि जापान इसको बड़ा दिक्कत कर रहा है कि मैं इतना पैसा कहां से इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने कंडीशन लगा दी कि करना पड़ेगा, चाहे यूरोप के देश हो चाहे अपने देश हो। भारत के पास इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करने की गुंजाइश नहीं थी। ये अमेरिकन ने, अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर, अंदाजा लगा लिया था। उनकी सोच ये थी कि भारत को खुद इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो भारत से हम क्या बार्गेनिंग करें, क्या डील करें। तो डील होती थी या तो हमारा जो पूरा ट्रेड होता है उस पर कंट्रोल किया जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे हम लोग फार्मर जितनी भी इंडस्ट्रीज उन पर कंट्रोल करने का प्रयास करें, और साथ में आपका रूस से तेल खरीदवा के बंद करा के या तो हम एक मार्केट बने या अन्य कोई कंट्री मार्केट बने। तो अमेरिका की यहाँ पर जो पूरी पॉलिसी थी, वो पॉलिसी थी अपने नेशनल इंटरेस्ट को साधने का प्रयास करना भारत के माध्यम से। लेकिन भारत के अपने नेशनल इंटरेस्ट है, क्योंकि भारत की आज सबसे ज्यादा आवश्यकता, जो मैंने पहले भी कहा था, जब हम 2047 में स्वप्न देख रहे हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे, तो हमें एनी हाउ अपने ग्रोथ रेट को मेंटेन रखना है, साथ में अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ति करना है। थोड़ा सा सर, हम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, थोड़ा सा सर मेरे पास टाइम शॉर्ट है, इसलिए 30 सेकंड संजीव सर आपके लिए और रामकृपाल सर फिर आपके लिए रखूंगी। संजीव सर, क्या लगता है आपको इस यू टर्न के बाद क्या वो 50% वाला टैरिफ का यू टर्न संभावित है, देखने को मिल सकता है ट्रम्प की तरफ से? 30 सेकंड से। और मैं ये आशा करता हूँ कि ये भी जो विजडम है ये प्रिवेल करेगा, और जल्द से जल्द ये जो अन्यायपूर्ण टैरिफ उन्होंने लगा रखा है एक नकारात्मक तरीके की सोच के साथ, उसको भी वो दूर करेंगे, और ये रियलाइजेशन भी जल्द आएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, और जिसका कि जैसे कि मैंने पूर्णिमा जी कहा कि इसका जो आधार है, इसकी जो नींव है वो बड़ी ही सशक्त है, मजबूत है। लोकतांत्रिक विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं, और वो मजबूती रहनी चाहिए, और वो मजबूत रहने चाहिए। रामकृपाल सर, आपका क्लोजिंग कमेंट्स। पूर्णिमा जी, जो मतभेद अभी आए हैं वो मतभेद हमारे ऐसे नहीं है कि किसी व्यक्ति के कारण आए हैं, वो फंडामेंटल्स हैं। अब आप एक चीज देखिए किस तरह से अमेरिका एक्सपोज हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से मुनीर को अमेरिका बुलाता है, और अगर सचमुच रसिया अगर ये है कि पैसा भारत से लेता है इसलिए लड़ रहा है, तो सबसे ज्यादा तो चीन से लेता है। और अगर आप कोई भी ऐसा एक नियम लागू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चाइना को करते। तो देखिए उस समय आपने क्या किया कि पाकिस्तान का फेवर किया, पाकिस्तान को दोस्त बनाया, चाइना पर 50% आपने नहीं लगाया। तो आप ये कोशिश कर रहे थे कि भारत को चाइना से भी और पाकिस्तान से भी अलग थलग कर दो, क्योंकि जो 6.5% की ग्रोथ कर रहा है, उस कंट्री का विरोध करना अमेरिका की इस समय मजबूरी और वो भी तब सर जब रूस का आधा तेल जो जाता है वो चाइना खरीदता है, सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा खरीदने वाला। बहरहाल आपने बड़ी अच्छी बात कही सर, रिश्ते बयान से नहीं बल्कि ठोस नीतियों से चलते हैं, बयानों से इतर ठोस नीतियां होनी चाहिए, और मुझे लगता है भविष्य की भी यही कसौटी होनी चाहिए। भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे रहें, इससे कोई अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि भारत भी एक मजबूत देश है और अमेरिका भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सुरेश गोयल सर आपका भी धन्यवाद, निपुण आलम बहन साहब आपका भी शुक्रिया, संजीव श्रीवास्तव जी, रामकृपाल सर, और साथ ही हमारे साथ जितेंद्र ओझा सर भी जुड़े थे।